नमस्कार। आज बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की। आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड, न्यूरल ये आप जानेंगे भी कि न्यूरॉन्स आया है। देखिए, दिमाग या बायोलॉजिकली जो हमारे दिमाग में है नर्वस सिस्टम, उसके बारे में बात होगी। और नेटवर्क्स, देखिए नेटवर्किंग हुई है, यहाँ पे नेटवर्क दिख रहा है आपको, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में जानेंगे आज। देखेंगे क्या इंट्रोडक्शन है, थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे, बायोलॉजिकल मॉडल देखेंगे, फिर आर्टिफिशियल मॉडल देखेंगे, फिर आएंगे अपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे, फिर आर्किटेक्चर्स देखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस देखेंगे ANN का, ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, फिर बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम देखेंगे, कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, एडवांटेजेस क्या है, और फिर कंक्लूड करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, न्यूरल, ये न्यूरल है एडजेक्टिव ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन कहाँ से आए हैं? ये हमारे बायोलॉजी से आए हैं, जो हमारे दिमाग में होते हैं। तो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होते हैं, उसी से न्यूरल आया है। नेटवर्क यानी कि ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर, अगर कुछ कनेक्टेड हो, जैसे ये इस तरीके से कुछ कनेक्टेड हो, आपके पास नोड्स हो और कनेक्शंस हो, तो इसको हम ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसे हम नेटवर्क कहते हैं। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आप कई लिटरेचर में कई जगह पे आप न्यूरल नेट्स, आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम्स, कनेक्शन सिस्टम, इस तरह के भी देखेंगे। ये सारे नाम जो है ये इसके साथ सिनोनिम की तरह यूज होते हैं, यानी समानांतर है सारे जो। अब अगर हम बात करें इस न्यूरल नेटवर्क्स की, तो हम ये जरूर जानेंगे कि नेटवर्क कहाँ से आ गए। तो नेटवर्क होंगे तो लेबल डायरेक्टेड ग्राफ स्ट्रक्चर भी होगा, जहां पर नोड्स जो होंगे वो सिंपल कंप्यूटेशन परफॉर्म करेंगे। इसको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ आगे चल के। तो डायरेक्टेड ग्राफ होंगे, डायरेक्टेड ग्राफ मतलब आपके पास नोड्स होगा, इन नोड्स के बीच में कनेक्शंस होंगे। तो ये नोड्स हैं और ये कनेक्शंस जो है वो ये है, ये यानी एजेस, लिंक्स या आर्क कह सकते हैं। अच्छा, ये लेबल्ड होंगे, ये जो बात कह रहे हैं लेबल्ड ग्राफ होंगे, यानी कि इस यहाँ से नोड से लेकर दूसरे नोड तक कुछ वेट होगा, कुछ W वेट होगा। जैसे मैं अगर मैं एग्जांपल लूँ कि आपके पास कोई सोर्स एक है, कोई डेस्टिनेशन एक है, आप यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हैं, ये एक सोर्स A है, ये डेस्टिनेशन B है, तो क्या क्या वेट हो सकते हैं? टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, या परफॉर्मेंस कॉस्ट हो सकती है, या ब्रेकडाउन कॉस्ट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। जो W होता है ये वेट होगा, और ये जो वेट है यही सारा दारोमदार है पूरे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। बार बार हम इस वेट की बात करेंगे, जब हम कंप्यूटेशन की बात करेंगे तब भी इसी वेट की बात करेंगे। तो अब इस वेट को बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि ये एक एंड गेट ग्राफ है। एंड गेट आप जानते हैं, कोई भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 0 आ जाएगा, कोई भी एक इनपुट होगा। तो अगर 0 1 और 0 1 बाइनरी है, ये इनपुट है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, x1 एंड x2 होगा। इसी तरीके से अगर आप इसको माने तो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, कोई चेंज नहीं है, कहीं वेट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई चेंज होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इट कैन नॉट बी इन our artificial neural network. These are not neural networks. They are not artificial neural networks. ये उस श्रेणी में ही नहीं आएगा, उस श्रेणी में हम इसको ला ही नहीं सकते क्योंकि सब फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ देखिए x1 x2 इनपुट है, लेकिन यहाँ पर इस पे वेट्स है। मैंने आपको बताया था 2 नोड्स है, जैसे एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है। इन नोड्स के बीच में जो कनेक्शन है उसके कुछ वेट्स है। ये वो वेट्स जो है वेरी करते हैं या वेरी कर सकते हैं, इनको वेरी करा सकते हैं। तो ये जो वेट है जो वेरी कर रहे हैं, अब जो आउटपुट होगा वो नहीं होगा जो आप हमेशा जानते हैं एंड गेट का आउटपुट आ रहा है। ये कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस फेट्स। तो इस तरीके का जो आपका एक फॉर्मुलेशन है, ये फॉर्मुलेशन आपका न्यूरल नेटवर्क की श्रेणी में आता है, क्योंकि जो वेट्स है ये लर्न करते हैं, समझते हैं, बार बार एडजस्टमेंट करते हैं और फाइनली आपको वो आउटपुट देते हैं जिसकी आपको दरकार थी, जिसकी आपको आवश्यकता थी। तो ये न्यूरल नेटवर्क की जहाँ तक बात हुई, इसके पायनियर कहलाए जा सकते हैं बर्नार्ड विड्रो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 1950 में इन्होंने ये काम शुरू किया था। 1800 में न्यूरल नेटवर्क लोगों ने एनालाइज किया कि अरे जो हमारा ब्रेन सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, उस तरीके से न्यूरल नेटवर्क चीज़ हम क्यों कंप्यूटेशन में नहीं ला सकते, क्योंकि दिमाग भी तो सोचता है। तो ऐसी कोई चीज़ क्यों ना लाएं जो सोचे, जो खुद समझे और खुद किसी चीज़ पे एक्ट करे। तो 1960 और 70 में सिंपल बहुत बेसिक लेवल के न्यूरल नेटवर्क आए, लेकिन थोड़ा सा क्या अच्छे एल्गोरिथम नहीं थे, ज़्यादा इफेक्टिवली प्रिपेयर नहीं किया था या प्रेजेंट नहीं किया था, तो ये ज़्यादा दिन तक चले नहीं, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया।
1986 में बैक प्रोपगेशन अल्गोरिथम आया, बस उसके बाद से न्यूरल नेटवर्क जो है वो अपना ग्राफ जो यूं चल रहा था वो ग्राफ यूं हो गया। फीचर क्या होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के? इसमें रिकॉर्ड्स जो होंगे वो आपके सेट ऑफ ट्यूपल्स में होंगे, यानी एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू, एट्रीब्यूट इसकी वैल्यू। जैसे वेट है, आदमी का वेट है, एक आदमी का जैसे एक्स पर्सन है और उसका वेट दे दिया जैसे 25 kg, वैसे 25 kg तो होगा नहीं, करीबन 85 कर दीजिए। तो ये जो आप एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर देख रहे हैं इस तरीके से रिकॉर्ड होंगे। आपके आउटपुट वैल्यूज जो है वो डिस्क्रीट वैल्यू, रियल वैल्यू या वेक्टर ऑफ वैल्यूज में दिखाए जा सकते हैं। जो नॉइस, जैसे इनपुट डेटा है, इनपुट के साथ कुछ नॉइस भी आ सकती है। नॉइस मतलब कुछ ऐसा डेटा जो इस इनपुट को खराब करे। जैसे कोई मैं कुछ बोल रहा हूँ, मान लीजिए माइक में बोल रहा हूँ, तो कोई नॉइस आ सकती है, वो नॉइस सब नहीं आएगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नॉइस, इसका माइक में बोलने का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि नॉइस कौन सी हो सकती है। इनपुट डेटा में जो नॉइस है उससे ये टॉलरेंट है। साथ में टाइम फैक्टर समझिए। टाइम फैक्टर क्या है कि जब ट्रेन करा रहे होंगे ANN को तब तक तो टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन एक बार ट्रेन हो गया तो बस फिर आप देखिए क्या ज़बरदस्त आउटपुट आ गया, बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमन बीइंग, आदमी भी एक बार ANN जो ट्रेन हो गया उसको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस करेगा। बायोलॉजिकल न्यूरॉन मॉडल देख लेते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन मॉडल है। ये डेंड्राइट्स हैं, ये इनपुट एक्सेप्ट करते हैं। ये सोमा है जो प्रोसेस करते हैं इनपुट्स को। ये एक्सॉन है, ये क्या करते हैं, टर्न्स द प्रोसेस इनपुट इनटू आउटपुट। जो इनपुट आ रहा है उसको आउटपुट में करते हैं चेंज। और साइनेप्सिस जो होती है वो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्टैक्ट होते हैं दो न्यूरॉन्स के बीच में। ये एक पूरा का पूरा आप समझ लीजिए एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन मॉडल है जिसको आप लेके आए हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल। तो इसमें देखिए इनपुट क्या होंगे, x1 x2 इस तरीके से xn तक। और जो दो आपके ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, इन लेयर्स के बीच में जो यहाँ से ये नोड इनपुट ले रहा है x1, आउटपुट दे रहा है कुछ, तो आउटपुट नोड का जो वेट होगा वो वेट, ये वेट, इस तरीके से बहुत सारे जो नोड्स होंगे सबके वेट्स होंगे। तो सम क्या हो जाएगा, इस x1 को W1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस x2 को W2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे करते करते xn WN तक चले जाइए और इनको ऐड कर दीजिए। जो फंक्शन बनेगा वो उसका इनपुट जो होगा वो ये है कि प्रोडक्ट्स आर फाइनली सम, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और वो ये आपको रिजल्ट देगा, वही आपको आउटपुट देगा। टर्मिनोलॉजी अगर देखें तो बायोलॉजी में न्यूरॉन जो है वही हमारे नोड यूनिट सेल न्यूरोड है। यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में ANN में जो बायोलॉजी में साइनेप्स है वो कनेक्शन लिंक एजेस है। जो साइनेप्टिक एफिशिएंसी है वही आपका कनेक्शन स्ट्रेंथ वेट है W। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये W बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको ऑप्टिमाइज करेगा हर चीज़ को। फायरिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो नोड आउटपुट है। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है ये ऐसे प्रोग्राम है, इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि ये सॉल्व इस तरीके से हो कि हमारा नर्वस सिस्टम, दिमाग का जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे सॉल्व करता है उस तरीके से ये सॉल्व हो सके। तो न्यूरल नेटवर्क सिमुलेटेड न्यूरॉन्स, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको, उस तरीके पे बेस है। और ये नेटवर्क्स, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क होते हैं, उसी तरीके से प्रॉब्लम को डिजाइन किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन को रिजेंबल करता है? सबसे पहली बात है कि न्यूरल नेटवर्क कुछ लर्निंग चाहता है, ये कुछ जानना चाहता है, सीखना चाहता है। अगर इसको ABCD सिखाई जाए तो ये सेंटेंसेस लिख देगा, इस तरीके की बात अगर हम सोचें। साथ में कि जो इंटरकनेक्शंस हैं नोड के बीच में, उसमें कुछ साइनेप्टिक वेट होगा, और ये जो वेट है यही तय करेगा कि आप किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन तक पहुंच रहे हैं। फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखिए ये इनपुट लेयर्स हैं, ये आपके हिडन लेयर्स हैं, ये डिफरेंट लेयर्स हैं, ये आउटपुट है। तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक मॉडल देख सकते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट क्या होता है, जिस जो W की मैं बार बार बात कर रहा हूँ आपसे, वेट की बात कर रहा हूँ या साइनेप्टिक वेट की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है, इनपुट आता है, न्यूरल नेटवर्क आपका है, इसमें कनेक्शंस है, वेट्स है न्यूरॉन्स के बीच में या फिर नोड्स के बीच में। अब एक्चुअल आउटपुट आता है आपका, लेकिन डिजायर्ड आउटपुट क्या है? मान लीजिए आपका एक्चुअल आउटपुट 2 आ रहा है, ये डिजायर्ड आउटपुट 3 है, तो इसके बीच में तो डिफरेंस है ना। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, अरे ये तो 1 का डिफरेंस आ गया, ये क्या करेंगे कि दोबारा जाएगा,
बोलेंगे भाई साहब दोबारा इसको चेक करिए, इसको दोबारा एडजस्टमेंट करिए, वेट को दोबारा रीवैल्यूएट करिए। उसके बाद फिर एक्चुअल आउटपुट आ गया, मान लीजिए आउटपुट आ गया 2.99 या 2.9, तो बोलेंगे अरे ये तो 3 के पास है, बस आपका काम बन गया, आउटपुट पे दे देंगे इसको। तो ये एक बार आपने जो वेट्स आ गया इससे लर्न कर जाएगा, तो अगली बार जो भी इनपुट आता रहेगा ये लर्न कर चुका है, अच्छी तरीके से आउटपुट दे चुका है, ऑप्टिमाइज हो चुका है केस। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट होगा न्यूरल नेटवर्क का। न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर्स देखिए, ये एक बहुत सिंपल आर्किटेक्चर है जहां पर हर नोड से कनेक्टेड है। इसे हम फुली कनेक्टेड नेटवर्क कहते हैं। इनपुट नोड्स हैं यहाँ पर आउटपुट नोड है, ये हिडन नोड है। सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसे हम फुली कनेक्टेड नोड कहते हैं। हर नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है, लेकिन जो वेट हो सकते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो वेट जो हो सकते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वेट आपके 0 भी हो सकते हैं। ये इसकी पॉसिबिलिटी। लेयर्ड नेटवर्क के बारे में समझिए, ये 1 लेयर है, ये 2 लेयर है, ये 3 लेयर है, ये 4 लेयर है। लेयर नेटवर्क इस तरीके से बनता है कि आपने नोड्स को पार्टीशन कर दिया सबसेट में, जिसमें ये देखिए देयर इज नो कनेक्शन फ्रॉम लेयर J to K if J is ग्रेटर देन K, यानी कि आप देखिए सारे के सारे कनेक्शन आगे की तरफ है, सारे कनेक्शन आगे की तरफ है। कोई भी कनेक्शन अगर आपको पीछे दिखे तो बताइएगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। लेयर कनेक्शन का मतलब ये है कि हर लेयर में आगे से यहाँ से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इधर से इधर कनेक्शन हो सकता है, बट बैक का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम लेयर्ड नेटवर्क कहते हैं। एसाइक्लिक नेटवर्क अगेन एक लेयर्ड नेटवर्क का ही एक सब पार्ट है। इसमें क्या करेंगे कि देखिए आपस में ये जो कनेक्शन देख रहे हैं, कोई इंट्रा लेयर कनेक्शंस नहीं है। इंट्रा लेयर यानी इसमें देखिए यहाँ कोई आपको कनेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ कोई कनेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ कोई कनेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ये एक लेयर जो है इसके बीच में कनेक्शन नहीं है, बाकी ये किसी से भी कनेक्ट कर सकता है, ये किसी से भी कनेक्ट कर सकता है। और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का मतलब समझिएगा कि आपके पास कोई भी इस तरीके की लाइन नहीं है, यानी कि ये लेयर को जंप कर रहा है ना, इस लेयर से इस लेयर पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा सकता है केवल, ये लेयर को जंप नहीं कर सकता। तो यहाँ से देखिए हर लाइन जो है एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में ही होगी, कोई भी लेयर आपको जंप करते हुए इधर से इधर या इधर से इधर आपको नहीं मिलेगी। तो इसे हम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कहते हैं। मॉड्यूलर न्यूरल नेटवर्क का मतलब ये है जो ये मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, वो इस तरीके से आप हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन या सक्सेसिव रिफाइनमेंट या इनपुट मॉड्यूलैरिटी के हिसाब से आप यहाँ इन मॉड्यूलर न्यूरल नेटवर्क को रख सकते हैं। इंटरकनेक्शन इसका इस तरीके से हो सकता है, और ये कनेक्शन जो होंगे वो स्पार्स होंगे, स्पार्स मतलब दूर दूर फैले हुए। लर्निंग समझिए आप, लर्निंग ये सब जो लिखा हुआ है इसको मैं बहुत एक छोटे एग्जाम्पल से बता देता हूँ। एक बच्चा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ भी नहीं आता, ना उसको खाना आता है ना उसको सोना आता है, कोई भी चीज़ नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे वो सीखता है, धीरे धीरे वो देखते हुए सीखता है, उम्र के हिसाब से सीखता है, और उसको आप जो सिखाते हैं उस तरीके से सीखता है। तो न्यूरल नेटवर्क एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक बच्चा है, अभी अभी आया है, और उसको आप सिखा रहे हैं, जब वो सीख जाएगा तो फिर वो प्रौढ़ हो जाएगा, सब उसको हर चीज़ आ जाएगी। इसे हम लर्निंग कहते हैं। तो 2 तरीके हैं लर्निंग के, तो एक सुपरवाइज लर्निंग होती है, एक अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। एक बच्चे को के साथ एक आया या फिर उसकी माता जी, वो हमें पेरेंट्स बच्चे के साथ हमेशा रहे, और एक अनसुपरवाइज लर्निंग है, बच्चे को छोड़ दिया जाए कि चलिए आप अपने हिसाब से कि जैसे लर्न करना है करिए। तो सुपरवाइज लर्निंग में एक टीचर अवेलेबल है। टीचर को क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा, आप ट्रेनिंग डेटा देते हैं, उस ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से ये अपना ANN अपने आप को कैरी करता है, अपने आप को सिखाता है, सीखता है कुछ। जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में एक लर्निंग बाय डूइंग, यानी गिरेगा, पड़ेगा, देखेगा अरे यहाँ मैं गिरता हूँ, यहाँ पर मुझे दिक्कत है, तो अगली बार उधर नहीं जाएगा। सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास इनपुट होगा, आउटपुट होगा, डिजायर्ड आउटपुट होगा, सारी चीज़ें होंगी, और इस ट्रेनिंग डेटा भी होगा। उस हिसाब से आप अपना इनपुट आउटपुट को आराम से मैच कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर आपको कुछ है नहीं, आपके और प्रिडिक्टिव परफॉर्मेंस से आपको जो आउटपुट है वो देनी है। मैं अभी जब तीसरी चीज़ पढ़ूंगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अब ये दोनों चीज़ें क्या कह रही है। देखिए सुपरवाइज लर्निंग जो है वो क्लासिफिकेशन कह सकते हैं उसको, और अनसुपरवाइज लर्निंग को क्लस्टरिंग कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन में आपको डिफरेंट टाइप के क्लासीफायर्स होते हैं, जैसे मल्टीलेयर, परसेप्ट्रॉन है, के नियरेस्ट नेबर, जो सीमिन्स कहते हैं। और यहाँ पर अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग, अब क्या होगा, ये क्लस्टरिंग के मेथड क्या हो सकते हैं,
कि अपने आप ये क्लस्टर बनाते रहेंगे जब तक आपका एक जो कैटेगरीज है वो फिक्स ना हो जाए, एक कैटेगरी से उठ के दूसरा कैटेगरी में सिग्नेचर ना चला जाए या वैल्यू ना चला जाए, तब तक ये क्लस्टरिंग होती रहेगी। और एक बार जब क्लस्टरिंग खत्म हो गया और ज़्यादा क्लस्टरिंग नहीं हो सकती, तो उसे हम कहेंगे कि चलिए आप अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग हो चुकी है। और जो सुपरवाइज लर्निंग होती है उसे क्लासिफिकेशन भी कैसे कर सकते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग को हम यहाँ पर क्लस्टरिंग भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन कहते हैं पहले वाले केस में। दिस इज क्लासिफिकेशन, दिस इज क्लस्टरिंग। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, रुनहार्ट और मैकलैन ने लेके आए और उन्होंने कहा कि भैया लेयर्ड फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल नेटवर्क होना चाहिए, यानी कि जो बैक प्रोपगेशन भी होना चाहिए। बस मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड तो ठीक है, इसमें जो चीज़ें आए वो बैक पे भी तो जाए। केवल आगे आगे बढ़ते रहे तो फिर इससे सीखेगा तो कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से आपका इन जो भी आउटपुट आ रहा है और जो भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, जो एरर आ रहा है, वो तभी दूर होगा जब आप ये एरर भेजेंगे, ये बात भेजेंगे कि देखिए दोबारा एडजस्टमेंट करिए। तो ये फीड फॉरवर्ड या फिर फीड फॉरवर्ड में बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम है कि बैक आप जो उत्तर आ रहा है, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो दोबारा भेजें और बार बार भेजें। तो जैसे ये जो आउटपुट आ रहा है इसकी चीज़ यहाँ भेज दें, ये जो आउटपुट आ रहा है इसकी चीज़ यहाँ भेज दें, और फिर इस बीच ये वेट भी रीएडजस्टमेंट होते चला जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक्टिवेशन फंक्शन चाहिए। ये एज एक्टिवेशन फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन फंक्शन। ये किस तरीके से निकलता है, जैसे मैंने आपको बताया था, x1w1 प्लस x2w2 3 कहाँ तक, xn तक, यहाँ तक xn तो ये चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर। ये एक्टिवेशन आपका फंक्शन है। कोई ना कोई तो फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसको हम मिनिमाइज या ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकें। और जो मोस्ट कॉमन आउटपुट फंक्शन है इसका, वो जो आउटपुट फंक्शन की बात हो रही है, वो आउटपुट फंक्शन x और w अगर इनपुट दिए जा रहे हैं, x ये है w ये है, तो 1/1 प्लस e की पावर a x w, मतलब एक्टिवेशन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ x एंड w जो यहाँ पर है। तो ये बेसिकली यहाँ पर है a की पावर। अब एरर क्या होता है, आउटपुट और इनपुट की बात हो गई। अब आउटपुट और इनपुट जो है वो जो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल और डिजायर्ड आउटपुट, वो क्या है, रूट मीन स्क्वायर एरर जो होता है, RMS एरर। तो क्या होता है, इनपुट और आउटपुट, तो ये जो भी आउटपुट आ रहा है और साथ में जो एक्सपेक्टेड है, आउटपुट जो रिजल्ट आ रहा है और एक्सपेक्टेड है, दोनों का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका आता है एरर। दिस इज इज एरर, इसे हम एरर फंक्शन कहते हैं फॉर ईच न्यूरॉन। ध्यान दीजिएगा, फॉर ईच न्यूरॉन। अब चलिए यहां तक हम आ गए, हमने एक्टिवेशन फंक्शन ले लिया, उसके बाद हमने आउटपुट देख लिया, उसके हमने ये देख लिया कि एरर क्या आएगा। अब देखिए बैक प्रोपगेशन क्या कहता है कि जो एरर है वो किस तरीके से इनपुट, आउटपुट और वेट्स पे डिपेंड करता है। तो चलिए अब बैक प्रोपगेशन के लिए क्या करेंगे, जो डेल्टा WGI जो डिफरेंस आया आउटपुट में और डिजायर्ड रिजल्ट में, वो होगा ईटा माइनस होगा क्योंकि डिफरेंस आ रहा है, और DE/DWJ, यानी कि ये जो आपका एरर है वो WJ वेट पे किस तरह डिपेंड कर रहा है। तो ये डेल E/डेल WJ। अब इससे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से एरर डिपेंड करता है आउटपुट पे, वो भी है, वेट पे कैसे डिपेंड करेगा, आउटपुट पे कैसे डिपेंड करेगा, वो ये है OJ माइनस DJ। अब आउटपुट, ये जो आउटपुट है, दिस आउटपुट डिपेंड्स ऑन द एक्टिवेशन। ये भी तो एक जरूरी है कि आउटपुट किस तरीके से एक्टिवेशन पे डिपेंड करता है। तो उसको निकालने के लिए हम देखें DO/DJ इंटू DA/DWJ, जो कि ये चीज़ है, वो निकालेंगे और यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। और एडजस्टमेंट क्या होगा, डेल्टा WJ। अल्टीमेटली तो हमको ये डेल्टा WJ ही तो चाहिए, उसमें ये सारी चीज़ें रख देंगे जो हमने अभी भी निकाली। देखिए ये जो वैल्यू निकाली हमने, एक ये वाली और एक वैल्यू, और यहाँ पर रखेंगे तो आपको आएगा -2 ईटा OJ माइनस DJ, OJ 1 माइनस OJ x। ठीक, अब ये हमारा डेल्टा WJ आ गया। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। इतना भी अगर आप थोड़ा आइडिया समझिए कि हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट पे डिपेंड करता है, हमारा आउटपुट जो है वेट्स पे डिपेंड करता है, वेट का हम अलाइनमेंट कर रहे हैं, वेट का हम रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो भी बहुत है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, एक तो VI के इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि WI के ये हो गया। अब पिछली नोड के बारे में क्या बात करेंगे, ये इसका V और इसका W, चलिए मान लीजिए। तो जो पिछले
कभी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, वो कैसे होगा, माइनस ईटा डेल्टा ई बाई देखिए अगर इसका डेल्टा ई बाई डेल्टा डब्ल्यू जे आई जे था तो इसका डेल्टा ई बाई वी आई के हो जाएगा। अगर वी हम वेट उसके मान लें, डब्ल्यू इसके, वी इसके, ऐसे अलग अलग लेयर्स के वेट मानने पड़ेंगे। उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पर डी ई बाई डी डब्ल्यू जे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और डी एक्स आई बाई डी वाई के ये होता है। ठीक, तो एप्लीकेशंस कहाँ हो सकते हैं इसके, कैरेक्टर रिकग्निशन है, इमेज कंप्रेशन है, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, बहुत बड़ी बात है ये, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मैथमेटिक्स में जो से सॉल्व की जा सकती है, मेडिसिन है, इलेक्ट्रॉनिक नोज, सिक्योरिटी, लोन एप्लीकेशन, सब जगह आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में आपके बहुत सारे इसके अलग एप्लीकेशंस हैं जो आज जिस पर रिसर्च चल रही है। एडवांटेजेस ये है कि आप बहुत आराम से ह्यूमन लाइक थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व है, इसको समझ सकते हैं। नॉइज़ी और मिसिंग डेटा को ये हैंडल कर सकता है, बहुत सारे वेरिएबल और पैरामीटर को एक साथ जोड़ के काम कर सकता है, और जो जनरल सॉल्यूशन है, बहुत जनरल सॉल्यूशन ये आपको दे सकता है, प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी के साथ है। और कंटिन्यूस लर्निंग की बात इसमें आती है, और एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये नॉन लीनियर वर्ल्ड को आराम से डील कर सकता है जहाँ पर हम रह रहे हैं। कंक्लूजन में ये कहेंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये एक दिमाग और नर्वस सिस्टम से इंस्पायर्ड है। ये इमिटेट करता है किस तरीके से आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। ऑप्टिमाइजेशन किस चीज़ का हो रहा है? सिनेप्टिक स्ट्रेन का, जो कि W है, वेट्स का। बार बार हम वेट्स जो है उसको चेक करते हैं, आउटपुट और डिजायर्ड इनपुट को चेक करते हैं, डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल रिजल्ट को चेक करते हैं, और उसके बाद हम मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन मेथड लगाते हैं, और फिर आपके रिफॉर्मुलेट करते हैं वेट्स को, और फिर उस अप्रोक्सीमेशन पे पहुंचते हैं जो कि हमारा सोल्यूशन है। तो जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अल्टीमेटली इज डन विथ रिस्पेक्ट टू द अप्रोक्सीमेशन एरर मेजर, यानी आप बार बार इसको करते हैं। अगर आप और इसके डिटेल में जाएंगे ANN के, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के, तो आप देखेंगे कि आपके पास हिडन लेयर्स होंगी जैसे MNP, RBF, और जो आपके जो अप्रोक्सीमेशन है नॉन लीनियर फंक्शन के, उनको डील करेगी। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जो वेट्स है W, सब कुछ यही है, आपका ये इनपुट है या आउटपुट है, बीच में आपका W है, ये रीएडजस्टमेंट होगा। तो आपका कभी भी एक बार आपने सेट कर दिया W को ना, तो कोई भी आप इनपुट देंगे ये आपको ऑप्टिमाइज आउटपुट देगा, और यही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। तो फुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।